तो चलिए आज अपन पढ़ रहे हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, केमिकल कंट्रोल मतलब अपन यहां पर बात कर रहे हैं रासायनिक नियंत्रण और समन्वय के बारे में। ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या रासायनिक नियंत्रण व समन्वय, इसकी अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड या जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये कौन सी ग्लैंड होती है, जो कि नलिका विहीन होती है। ऐसी होती है ये जो ग्रंथि है वो क्या होगी, ये जो ग्रंथि है वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, मतलब जिनमें नलिकाएं नहीं होती है। ऐसी ग्रंथियां हैं जिनमें की नलिकाएं नहीं होती। ठीक है, तो ये अपने जो स्राव होते हैं, इनके जो सीक्रेशंस होते हैं, इनके इन सीक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं। ठीक है, ये अपने स्राव को कहां रिलीज करती हैं, इनके जो सीक्रेशंस होंगे, इनके जो स्राव होंगे उनको कहां पर रिलीज करेंगी, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं। और इनके जो सीक्रेशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनके जो सीक्रेशंस होते हैं उनको हम कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है, तो इनके सीक्रेशंस क्या कहलाते हैं, इनके सीक्रेशंस कहलाते हैं हार्मोन्स। तो हम इन्हीं ग्रंथियों के बारे में बात करने वाले हैं, इन्हीं हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं हम। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो पहले तो अपन कुछ इनके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले तो अपन क्या करते हैं, इन हार्मोन्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण के बारे में बात करते हैं कि हार्मोन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, हार्मोन्स की प्रॉपर्टी की जब अपन बात करते हैं तो पहली प्रॉपर्टी अपन देखते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट, कम आणविक भार। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका जो आणविक भार होता है वो कैसा होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अपोषकीय होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अपोषकीय। भाई अपोषकीय का मतलब क्या है, यहाँ पर अपोषकीय का मतलब यह है कि इनसे किसी भी प्रकार का पोषण हमको नहीं मिलता है। ठीक है, तीसरी बात जो है, ये जाति विशिष्ट नहीं होते। ठीक है, जाति विशिष्ट नहीं होते। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है जाति विशिष्ट नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि जो जैसे कि कोई भी एक हार्मोन है, जैसे मान लीजिए थायरॉक्सिन है, थायराइड का कोई एक हार्मोन है, जैसे थायरॉक्सिन मान लिया आपने। अब क्या होगा, थायरॉक्सिन जो है किसी भी जाति में अगर हम कर दें, किसी भी जाति में अगर हम इंजेक्ट कर दें, उसको दे दें, तो हर जाति में वो वही काम करेगा। ठीक है, हर जाति के सदस्य में, हर स्पीसीज में, ठीक है, स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो उसमें वही काम करेगा जो कि किसी एक में कर रहा होगा। ठीक है, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन मनुष्य में भी वही काम करता है तो सूअर में भी वही काम करता है। ठीक है, तो मतलब ये जाति विशिष्ट नहीं होते। फोर्थ जो है, ये जो है उपयोग के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनका जो उपयोग हो जाता है उसके पश्चात क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे अपन एंजाइम्स की बात करते हैं ना, एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं एंजाइम्स के लिए हम क्या बात करते हैं, एंजाइम्स के लिए हम ये बात करते हैं कि उपयोग के पश्चात जो है जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, नष्ट नहीं होते। लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं वो ऐसा नहीं है, इनके साथ हार्मोन्स जो है वो उपयोग के पश्चात क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये उपयोग के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो है लक्ष्य अंग पर कार्य करते हैं या लक्ष्य कोशिका पर, टारगेट सेल जिसको कहते हैं, टारगेट सेल पर कार्य करते हैं। ठीक है, जो लक्ष्य कोशिका होती है, जो टारगेट सेल होती है, ये उन पर कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद एलर्जी उत्पन्न नहीं करते। ठीक है, इनसे किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है, तो ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके गुण हैं, उनके अभिलक्षण हैं। ठीक है, जिनके बारे में अभी अपन ने पढ़ा। चलिए, अब अपन बात करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों पे हम आते हैं यहाँ पर सीधे। और एंडोक्राइन ग्लैंड की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जिस ग्लैंड की हम बात करेंगे वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, मास्टर ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या है, मास्टर ग्रंथि कही जाती है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने स्राव के माध्यम से दूसरी कई ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, कुछ दूसरी कई ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है वो मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, या पीयूष ग्रंथि जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, यही पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पीयूष ग्रंथि कही जाती है। अच्छा, इसकी जो उत्पत्ति होती है, इनकी जो उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है। ठीक है, उत्पत्ति कैसी होती है, एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल का मतलब क्या है यहाँ पे कि देखो, जो जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो जो भी ग्रंथि ब्रेन में होगी, आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो भी ग्रंथि ब्रेन में है, मस्तिष्क में है, उन सभी की उत्पत्ति क्या है, एक्टोडर्मल है। और जो ग्रंथियां ब्रेन से बाहर हैं उन सबकी उत्पत्ति एंडोडर्मल है, एड्रीनल ग्लैंड को छोड़कर। एड्रीनल ग्लैंड के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी तो आप यही याद रखना है कि जो ग्लैंड ब्रेन में है वो कैसी है, वो एक्टोडर्मल है, और जो ब्रेन से बाहर है वो कैसी है, वो एंडोडर्मल है, एड्रीनल ग्रंथि को छोड़ के। तो भाई पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन में होती है। यहाँ पर जो क्रेनियम होता है ना, ब्रेन बॉक्स कहते हैं जिसको, ये क्रेनियम के नीचे एक बोन होती है, स्फिनॉइड बोन जिसको अपन कहते हैं। ये जो क्रेनियम है उसके नीचे एक बोन होती है, उस बोन को क्या बोलते हैं, स्फिनॉइड बोन। और उस स्फिनॉइड बोन में गड्ढा होता है, एक डिप्रेशन होता है, उसके अंदर होती है स्फिनॉइड अस्थि जो होती है, उसमें जो गड्ढा है, जो डिप्रेशन है, उसके अंदर होती है। इस तरीके से उस गड्ढे को हम कहते हैं सेला टर्शिका। तो ये जो ग्रंथि है स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन में जो गर्तनुमा संरचना होती है, गर्तनुमा संरचना उसमें स्थित होती है। और वो जो गर्तनुमा संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेला टर्शिका। उस गर्तनुमा संरचना को कहा जाता है सेला टर्शिका। तो ये जो है, जैसे ये स्फिनॉइड बोन हो गई, इसमें ये गर्तनुमा संरचना है। देखिए, आप यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आपको कि ये देखिए, ये स्फिनॉइड बोन है, इसमें ये गड्ढेनुमा संरचना है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं सेला टर्शिका। और ये जो है इसी सेला टर्शिका के अंदर होती है, ये हो गई पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो स्फिनॉइड बोन में जो गर्तनुमा संरचना होगी ये वहां पर स्थित होती है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब देखिए, ये जो होती है बेसिकली इसके दो भाग होते हैं। अगर हम इस ग्लैंड की बात करें तो इस ग्लैंड के दो भाग हैं। कुछ आप अपन इस तरीके से बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये तो हो गया हाइपोथैलेमस, जो किसका भाग है, ब्रेन का, मस्तिष्क का भाग होता है। जो हाइंड ब्रेन होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है, उसका भाग होता है ना, सॉरी, जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, पश्चिमी अग्र मस्तिष्क का जो डायनसेफेलॉन होता है ना, उसका भाग होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का जो है विस्तार होता है, एक्सटेंशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये जो है, ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो हाइपोथैलेमस का विस्तार है। और ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है इस्थमस के माध्यम से। इस्थमस जो संरचना है उसके माध्यम से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से। हालांकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो हाइपोथैलेमस का ही विस्तार होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होती है ये जो आप देख रहे हैं, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर
पिट्यूटरी, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी होगी, दूसरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई। तो इस तरीके से ये ग्रंथि जो है वो स्थित होती है। यहाँ पर स्फिनॉइड बोन होगी, उसकी गर्दनुमा संरचना होगी, उसके अंदर स्थित होती है। चलिए इसको और थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अपन आगे। हाँ, तो चलिए इस ग्लैंड को और आगे देखते हैं। हमने कहा कि इस ग्लैंड में यहाँ पर तो हो गया क्या, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी होगी। यहाँ पर होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, हो गई पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दो भाग हो गए। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो पश्च पीयूष ग्रंथि होती है या जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये कहलाएगी न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो एक हो गई एडिनो हाइपोफाइसिस जो अग्र पीयूष ग्रंथि है, दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस जो कि क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो पश्च पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस हो गई। यहाँ पर एक्चुअली जो एक निवाहिका तंत्र मिलता है, अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं निवाहिका तंत्र के बारे में। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये निवाहिका तंत्र होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निवाहिका तंत्र क्या होता है। चलिए ये वाली बात कर लेते हैं। वैसे तो हालांकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं यहाँ पर, अगर आपको याद ना हो या आपने ना पढ़ा हो तो। निवाहिका तंत्र क्या होता है, निवाहिका तंत्र का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र जिसमें शरीर के एक अंग का रक्त, वैसे अगर अपन बात करें शरीर के किसी भी अंग से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो विऑक्सीजनीकृत रक्त होता है, वो कहा जाता है, भाई कहा जाता है शरीर के किसी भी अंग से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हृदय में जाता है, हार्ट में जाता है। लेकिन किसी एक अंग, ये तो सामान्य परिसंचरण हो गया, जो मैं बता रहा हूं वो क्या है, सामान्य परिसंचरण है कि शरीर के किसी भी एक अंग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा, ये एक सामान्य परिसंचरण है। अब निवाहिका तंत्र क्या है भाई, निवाहिका तंत्र का मतलब है शरीर के किसी अंग का, शरीर के किसी अंग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हृदय के अलावा किसी दूसरे अंग में चला जाए तो उसको हम कहते हैं निवाहिका तंत्र। बात समझ में, शरीर के किसी भी अंग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर दूसरे अंग में चला जाए, हृदय के अलावा, हृदय में जाएगा तो सामान्य परिसंचरण है, हृदय के अलावा किसी दूसरे अंग में चला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं निवाहिका तंत्र, ठीक है। बात आई समझ में। जैसे अपन बात करें कई तरह के निवाहिका तंत्र होते हैं, जैसे एक होता है यकृतीय निवाहिका तंत्र। यकृतीय निवाहिका तंत्र क्या है कि आंत का रक्त जो होता है वो यकृत में जाता है पहले, और यकृत से हृदय में जाता है। तो भाई यकृत से हृदय में जाना तो सामान्य है, लेकिन जो आंत का रक्त यकृत में गया हृदय के बजाय, वो क्या है, वो निवाहिका तंत्र है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी एक अंग का रक्त किसी दूसरे अंग में चला जाए हृदय के अलावा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम निवाहिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि हाइपोथैलेमस का जो रक्त है वो रक्त कहाँ आ गया, एडिनो हाइपोफाइसिस या अग्र पीयूष ग्रंथि में आ गया, तो ये एक निवाहिका तंत्र बनाता है, ठीक है। और अग्र पीयूष ग्रंथि का रक्त हृदय में जाता है वो तो सामान्य परिसंचरण है, लेकिन हाइपोथैलेमस का रक्त एंटीरियर पिट्यूटरी में जो आया वो निवाहिका तंत्र, पोर्टल सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसियल निवाहिका तंत्र। और ये जो शिरा होती है उसको हम कहते हैं हाइपोफाइसियल निवाहिका शिरा। ये जो है हाइपोफाइसियल निवाहिका शिरा होती है, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जा रही है, अग्र पीयूष ग्रंथि में। और अब बात करें कुछ न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पर, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है यहाँ पर। ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं जिनके एक्सॉन जो होते हैं वो एक्सॉन न्यूरो हाइपोफाइसिस पर आकर खत्म होते हैं। तो ये हो गए हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो कहां पर आके खत्म हुए, अग्र सॉरी पश्च पीयूष ग्रंथि में न्यूरो हाइपोफाइसिस में आके खत्म हुए, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अग्र एडिनो हाइपोफाइसिस जो है ये हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा कनेक्टेड है, हाइपोफाइसियल निवाहिका शिरा के द्वारा। और अगर बात करें पश्च पीयूष ग्रंथि है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्टेड है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के माध्यम से जुड़ी हुई है, ये कनेक्शन है, मतलब इनके बीच का एक संबंध है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए तो अपन एक एक करके ग्रंथि की बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस की, जो इस ग्रंथि का मुख्य भाग बनाती है। ये जो है एडिनो हाइपोफाइसिस करीब 70 से 80%, 75% मान लीजिए एवरेज ये भाग बनाती है एडिनो हाइपोफाइसिस। और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होती है वो केवल 25% भाग ही बनाती है इस ग्रंथि का, 20 से 25% बनाती है न्यूरो हाइपोफाइसिस, और 75 से 80% बनाती है एडिनो हाइपोफाइसिस या अग्र पीयूष ग्रंथि। तो अपन सबसे पहले बात किसके बारे में कर रहे हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस के कौन-कौन से हार्मोन्स हैं हम उनके बारे में यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस की। देखो एडिनो हाइपोफाइसिस खुद 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। जो अग्र पीयूष ग्रंथि होती है, जो एडिनो हाइपोफाइसिस होती है, कितने भागों से मिलकर बनी होती है, ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग है इसका पार्स डिस्टेलिस, दूसरा भाग है इसका पार्स इंटरमीडिया, तीसरा भाग है इसका पार्स ट्यूबेरेलिस। तो 3 भागों से मिलकर बनने वाली ग्रंथि है एडिनो हाइपोफाइसिस, जो 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबेरेलिस तो भ्रूणीय अवस्था में ही फ्यूज हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, और एक ही भाग बचता है पार्स इंटरमीडिया। ये पार्स ट्यूबेरेलिस जो होता है वो किसमें जाकर मर्ज हो जाता है, किसमें जाकर संलयित हो जाता है, किससे फ्यूज हो जाता है, पार्स इंटरमीडिया से। तो एक ही भाग बचता है कौन सा, पार्स इंटरमीडिया। और इससे जो हार्मोन निकलता है वो है MSH। इससे निकलने वाला हार्मोन क्या है, MSH, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये किससे निकलता है, पार्स इंटरमीडिया से, जो कि पार्स ट्यूबेरेलिस का कोई हार्मोन नहीं है, क्योंकि वो ट्यूबेरेलिस किसमें फ्यूज हो गया है, इंटरमीडिया में ही, भ्रूणीय अवस्था में। हाँ, लेकिन बाकी के जितने होता क्या उसके बाद, जन्म के बाद ये पार्स इंटरमीडिया भी इसमें फ्यूज हो जाता है। पार्स इंटरमीडिया भी जाकर किसके साथ मिल जाएगा, पार्स डिस्टेलिस के साथ। और पार्स डिस्टेलिस के बाद में एक ही भाग बचता है इसका, कौन सा, पार्स डिस्टेलिस। और इसके अलावा MSH के अलावा जितने भी हम अब हार्मोन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, सारे जो हैं अग्र पीयूष ग्रंथि के किस भाग के हार्मोन है, पार्स डिस्टेलिस के। केवल MSH किसका हार्मोन है, पार्स इंटरमीडिया का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। पहला हार्मोन जो है वो है GH, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, या STH भी कहते हैं इसको। STH का मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो पहला हार्मोन जो अपन पढ़ रहे हैं वो है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन या STH जो है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, इसका जो कार्य है, एक कार्य तो आपको दिखाई दे रहा होगा वृद्धि का है, और दूसरा कार्य जो है वो उपापचय का है। एक तो वृद्धि और दूसरा क्या, दूसरा उपापचय, ये 2 काम करता है, ठीक है ना। वृद्धि में देखें क्या करता है, तो वृद्धि में ये शारीरिक वृद्धि से संबंधित है, तो ये अस्थियों की, अस्थि पर कार्य करता है, अस्थियों की वृद्धि करवाता है, और साथ ही ये ऊतकों की वृद्धि करवाता है।
ठीक है, अस्थियों की और ऊतकों की वृद्धि करवाएगा। तो भाई ऊतकों की अस्थियों की वृद्धि से तो चलो शरीर की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है ना, हाइट हेल्थ बढ़ रही है। ऊतकों की वृद्धि में एक तो ये जो है जो समसूत्री विभाजन को बढ़ाता है, ऊतकों के समसूत्री विभाजन को क्या करेगा, ये ऊतकों में समसूत्री विभाजन को बढ़ा देगा। एक काम तो ये करता है। दूसरा काम ये क्या करता है, ऊतकों के समसूत्री विभाजन को बढ़ाने के साथ साथ ये कोलेजन फाइबर जो होते हैं, कोलेजन फाइबर के निर्माण को बढ़ा देता है। तो भाई समसूत्री विभाजन को बढ़ाएगा, देखिए आप समसूत्री विभाजन को बढ़ाएगा तो अंगों की वृद्धि होगी, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, अंगों के तो अंगों में वृद्धि होगी। दूसरा हमने कहा ये कोलेजन फाइबर को बढ़ाता है, पेशियों में कोलेजन फाइबर को बढ़ाता है, तो एक तरह से ये पेशियों की वृद्धि भी करवाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो शारीरिक वृद्धि से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इसका मानसिक और लैंगिक विकास से कोई संबंध नहीं है। मानसिक और लैंगिक वृद्धि जो होती है उससे कोई संबंध नहीं है, केवल और केवल किससे रिलेटेड है, ये शारीरिक वृद्धि से संबंधित है। दूसरी चलिए बात करते हैं उपापचय की। सेकंड बात हम किसके बारे में करने वाले हैं, इसका दूसरा कार्य क्या है, उपापचय। तो चलिए मेटाबॉलिज्म या उपापचय की अपन बात करते हैं। उपापचय में क्या होता है भाई, देखिए मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं तो तीन मुख्य मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की और प्रोटीन की। तो देखिए वसा के केस में क्या करेगा, ये वसा के केस में अगर देखा जाए तो लाइपोलाइसिस करवाता है। लाइपोलाइसिस मतलब लाइपो मतलब लिपिड, लाइसिस का मतलब तोड़ना, उसका अपघटन करवाना, तो ये लिपिड को तोड़वाने का काम करता है, लाइपोलाइसिस करवाता है। दूसरा ये प्रोटीन के केस में प्रोटियोजेनेसिस करवाता है। जेनेसिस का मतलब बनना, प्रोटियो का मतलब प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या बनवाता है, प्रोटीन बनवाता है। ठीक है, लिपिड तोड़वाता है, प्रोटीन को बनवाता है ये। ठीक है, और तीसरी बात करेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट के लिए। तीसरी बात किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो चलिए यहां पर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के केस में ये क्या करता है, ये जो है हाइपर ग्लाइसेमिक है। हाइपर ग्लाइसेमिक का मतलब क्या है, ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। ये हाइपर ग्लाइसेमिक है, इसका मतलब ये जो ब्लड में ग्लूकोज होते हैं उन ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, उसको इंक्रीज करवाता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो हाइपर ग्लाइसेमिक कहा जाता है। एक्चुअली ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। एक तो ग्लूकोज को बढ़ाता कैसे है भाई, तो ग्लूकोज को ऐसे बढ़ाता है कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है। नॉन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनवाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा काम ये ग्लाइकोजन को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है। ग्लाइकोजन से भी क्या बनवाता है, ग्लूकोज, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, ग्लाइकोजीनो मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना, तो ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। मतलब इस तरीके से अपन देखें तो ये ब्लड में ग्लूकोज बनवाता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से भी ग्लूकोज बनवा रहा है और कार्बोहाइड्रेट से भी ग्लूकोज बनवा रहा है। कार्बोहाइड्रेट से मतलब ग्लाइकोजन से, तो दोनों ही केस में क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। इसका मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो ब्लड में ग्लूकोज भी ज्यादा हो सकता है ना। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो ब्लड ग्लूकोज भी तो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से डायबिटीज भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया मतलब डायबिटीज। इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी डायबिटीज। लेकिन ये डायबिटीज पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण होती है, इसलिए अपन इनको क्या नाम देते हैं, पिट्यूटरी डायबिटीज। मतलब इसकी वजह से पिट्यूटरी डायबिटीज या मधुमेह रोग भी हो सकता है, पीयूष मधुमेह रोग कहते हैं इसको। वैसे तो मधुमेह रोग या डायबिटीज जो होती है वो इंसुलिन के कम होने से होती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि के ज्यादा स्राव से भी हो सकती है, ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा स्राव से भी हो सकती है। उस डायबिटीज को हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए अब अपन पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन से होने वाली डिसऑर्डर या विकार के बारे में। चलिए तो अब अपन बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन से होने वाली डिसऑर्डर या विकार के बारे में। तो देखिए अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो, केवल ग्रोथ हार्मोन की बात करें यहाँ पर, हाइपोसिक्रीशन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन या अल्प स्त्रवण की बात कर रहे हैं। अगर हाइपोसिक्रीशन हो तो बच्चों में अगर बात करें ना यहाँ पर, तो बच्चों में तो बोनापन आ जाता है। बच्चों में इसकी अल्पस्रावन से क्या होगा, बोनापन आ जाएगा, क्योंकि शारीरिक वृद्धि से संबंधित है और शारीरिक वृद्धि पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, तो बोनापन आ जाएगा। लेकिन वो बच्चा, वो जो है व्यक्ति मानसिक और शारीरिक और लैंगिक रूप से स्वस्थ होगा, केवल उसका शारीरिक विकास रुकेगा। ठीक है, क्योंकि इसका मानसिक और लैंगिक वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो सर्कस में जोकर होते हैं ना, जो सर्कस में जोकर होते हैं जिनको अपन मिगेट्स कहते हैं, तो सर्कस में जो जोकर होते हैं क्या कहलाते हैं, मिगेट्स कहलाते हैं। ये जोकर यही वाले होते हैं। देखिए बोनेपन के कई सारे कारण हो सकते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि केवल ग्रोथ हार्मोन कम होने से बोनापन होता है, आगे भी पढ़ेंगे। बोनेपन के तो कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जो है बोनेपन का, वो ग्रोथ हार्मोन की कमी भी हो सकता है। और ग्रोथ हार्मोन की कमी अगर होगी तो जो वो बोना होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिगेट्स। ठीक है, और अगर वयस्क में हो जाए इस हार्मोन की कमी तो हम इससे होती है साइमंड्स डिसीज। वयस्क में इसकी कमी से क्या होता है, साइमंड रोग होता है, जिसमें ऊतकों की वृद्धि प्रभावित होती है। हाइट तो वो एक बार बढ़ चुकी, हाइट तो बोनापन तो होगा नहीं, क्योंकि कमी कब हुई है वयस्क में, तो वयस्क में तो एक बार हाइट बढ़ चुकी ना भाई। अब ऐसा थोड़ी बढ़ गई है तो वो छोटा होने लगेगा धीरे धीरे, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है ना, हाइट तो बढ़ गई एक बार, हाँ, लेकिन साइमंड डिसीज में फिर क्या देखने को मिलता है कि भाई ऊतक, उसके जो शरीर के अंग होते हैं, ऊतक होते हैं, वो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हाइपोसिक्रीशन की बात की, चलिए बात करें हाइपर सिक्रीशन के बारे में। हाइपर सिक्रीशन क्या है, अति स्त्रवण, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अति स्त्रवण अगर होगा तो क्या होगा। तो भाई अति स्त्रवण अगर हुआ तो बच्चों में हुआ तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म हो जाएगी, जिसको हम अति कायरता कहते हैं। क्या हो जाएगी, जाइजेंटिज्म या अति कायरता हो जाएगी। अगर बच्चों में ज्यादा हो गया, उनकी हाइट, शारीरिक वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी, 7 फीट से ज्यादा की हाइट हो जाती है। ठीक है, लगभग 7 फीट के बराबर या उससे ज्यादा की हाइट हो जाती है, अति कायरता, शरीर की वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। और अगर वयस्क में, अगर अपन बात करें इसकी जो है अधिकता वयस्क में हो जाए तो क्या होगा, तो वयस्क में अगर हो जाए तो देखिए हाइट तो बढ़ने से रही, हाइट तो एक बार बढ़ चुकी, बोन की जो मेटाफाइशियल प्लेट होती है वो बंद हो जाती है एक बार, अगर आपने बोन पढ़ी होगी तो वयस्क अवस्था में हाइट तो नहीं बढ़ सकती। तो लेकिन क्या होता है, उसमें दूसरे कुछ एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है, जिनको हम कहते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली हो जाती है। एक्रोमेगाली में क्या होता है, एक्रोमेगाली जो होता है उसमें जो जबड़े होते हैं, एनलार्ज जॉ, जबड़े बहुत अधिक वृद्धि कर जाते हैं, बहुत अधिक बड़े हो जाते हैं जबड़े जो होते हैं, जिससे दांतों के बीच में जगह बन जाती है, और दांतों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, डायस्टीमा। तो डायस्टीमा बन जाती है। ठीक है, दांतों के बीच में खाली जगह बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टीमा। तो डायस्टीमा बन जाती है। ठीक है, और ऊपर निकल आती है, शरीर झुक जाता है, पीठ जो है पीठ के ऊपर एक ऊपर से निकल आती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस। काइफोसिस से कई बार बूढ़े लोगों ने देखी गई है ना, बूढ़े लोग जो होते हैं इनकी कमर झुक जाती है, बूढ़ी माएँ होती हैं। ठीक है, वो काइफोसिस है, ऊपर निकल आना। ठीक है, तो ये जो है एक्रोमेगाली में देखने को मिलते हैं ये सिम्टम्स। तो चलिए ये तो था ग्रोथ हार्मोन के बारे में कि भाई ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन से क्या क्या होने वाला है, उसकी कमी से, उसके ज्यादा होने से, ये पहला हार्मोन था। और हार्मोन देखते हैं अगर पीयूष से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा हार्मोन जो है यहाँ पर वो है PRL, जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, या LTH, जिसको हम कहते हैं ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन।
ठीक है, या इसको कहते हैं मेमोट्रॉपिक हार्मोन, एक ही बात है सारी, ठीक है, मेमोट्रॉपिक हार्मोन। तो ये जो है प्रोलैक्टिन हो गया, एलटीएच हो गया, मेमोट्रॉपिक हार्मोन हो गया, ये सारे हार्मोन क्या करते हैं, दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध निर्माण करवाते हैं, दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण व स्त्राव, दुग्ध का सीक्रेशन जो है और सिंथेसिस या प्रोडक्शन जो है, निर्माण और स्त्राव करवाना किसका काम होता है, प्रोलैक्टिन का, या जिसको हम कहते हैं ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, या जिसको हम कहते हैं मेमोट्रॉपिक हार्मोन, ये इसका काम है। ठीक है, तीसरा हार्मोन जो होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, अभी आपने लिखा था इसके पहले। ठीक है, ये क्या करता है, मेलेनोसाइट को प्रेरित करता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मेलेनिन बनाए। ठीक है ना, मेलेनोसाइट हार्मोन जो होता है, मेलेनोसाइट को प्रेरित करता है जिससे वो क्या बनाती है, मेलेनिन निर्माण करती है, मेलेनिन का निर्माण करती है, उत्पादन करती है मेलेनिन का। ठीक है, मेलेनिन बनाती है, मेलेनिन क्या होता है, हमारी स्किन का जो कलर होता है उसको डार्क करने का काम करता है। ठीक है, तो मेलेनोसाइट जो होती है वो मेलेनिन बनवाती है। फिर इसके बाद वो जो होता है टीएसएच, या जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो भाई टीएसएच क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड को प्रेरित करता है जिससे थायराइड ग्रंथि अपने हार्मोन का उत्पादन कर सके ज्यादा से ज्यादा। वही हमने कहा था कि आप इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके कुछ सीक्रेशन ऐसे हैं जो दूसरी ग्रंथियों पर अपना इंपैक्ट डालते हैं। तो देखो जैसे टीएसएच की बात एग्जांपल हो गई, टीएसएच किसको प्रेरित करता है, थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है कि थायराइड अपना सीक्रेशन निकाले। तो थायराइड का सीक्रेशन क्या है वो अपन थायराइड में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसके जो हार्मोन होते हैं, एसीटीएच होता है भाई, एसीटीएच क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है भाई, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, जो एड्रीनल ग्रंथि होती है उसके कॉर्टेक्स वाले भाग को जो अपन आगे पढ़ेंगे, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है जिससे एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला जो भाग है वो ज्यादा से ज्यादा एल्डोस्टेरॉन को वहां पर बात करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा अपने सीक्रेशन को निकाल सके। तो एसीटीएच निकलता है इससे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है इससे निकलते हैं गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन में क्या होता है, एफएसएच होता है और एलएच होता है। भाई गोनेडोट्रोपिन जो अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, मानव जनन वाला चैप्टर उसमें पढ़ते हैं, इनके सबके कार्य डिटेल में। एफएसएच जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इसको कहते हैं कुटिकीय प्रेरक हार्मोन, और एलएच जो होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। दोनों के कार्य अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे क्योंकि ये रिप्रोडक्शन से संबंधित हार्मोन है, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा डिटेल में। ठीक है, तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन किससे निकलते हैं, ये हार्मोन निकलते हैं अग्रपीयूष ग्रंथि से। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं पश्चपीयूष ग्रंथि की। ये तो चलो अग्रपीयूष ग्रंथि की बात हो गई, एडिनो हाइपोफाइसिस की। दूसरी बात अपन करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, दूसरी बात अपन करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में या पश्चपीयूष ग्रंथि के बारे में। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से दो हार्मोन निकलते हैं। पहला जो हार्मोन है वो होता है एडीएच, या जिसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, या इसी का ही नाम है पिट्रेसिन। सब एक ही है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन कह लें, या वैसोप्रेसिन कह लें, या पिट्रेसिन कह लें। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये उत्सर्जन तंत्र में हम पढ़ते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है संग्राहक नलिका, वहां से जल का अवशोषण करवाता है, और जल का अवशोषण करवाता है तो वो जल अवशोषित होकर कहां जाता है, वो जल अवशोषित होकर जाता है रक्त में। तो एक तरह से ये रक्त के दाब और रक्त के जो आयतन है उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, मतलब ये हम कह रहे हैं इसका काम क्या है, डीसीटी जो दूरस्थ सम्मिलित नलिका होती है जिसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और डीसीटी और सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका। तो इन दोनों में क्या करेगा, इनमें जल अवशोषण को क्या करता है, ये इसमें जल अवशोषण को बढ़ा देता है। ठीक है, जल अवशोषण को बढ़ाएगा मतलब मूत्र की मात्रा को कम करता है। भाई ज्यादा मूत्र का बनना कहलाता है डाईयूरेसिस। अगर ज्यादा यूरिन बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाईयूरेसिस कहते हैं। और ये एंटी डाईयूरेटिक है, मतलब वो डाईयूरेसिस को रोकता है, ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन को रोकता है, इसलिए हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। कैसे रोकता है, तो जल का अवशोषण करवा देता है, एब्जॉर्प्शन करवा देता है। ठीक है ना, तो इस कारण से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, बढ़ भी जाता है। अच्छा, इसको वैसोप्रेसिन कहते हैं। वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं, क्योंकि वाहिनी संकोचक होता है, इसलिए वैसोप्रेसिन कहा जाता है। भाई रक्त वाहिनियों में क्या करता है, संकुचन करता है, और लेकिन रक्त वाहिनियों में संकुचन होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है एडीएच। ठीक है, तो पहला हार्मोन तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा हार्मोन जो पश्चपीयूष ग्रंथि से निकलता है वो दूसरे हार्मोन को कहते हैं हम ओसीटी या ऑक्सीटोसिन। जो पश्चपीयूष ग्रंथि से निकलने वाला दूसरा हार्मोन है वो कौन सा है, वो है ओसीटी या ऑक्सीटोसिन। ओसीटी क्या करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है भाई, एक तो ये बर्थ हार्मोन कहते हैं, बर्थ हार्मोन, प्रसव हार्मोन। बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बर्थ के समय गर्भाशय में संकुचन होते हैं, बच्चे का जब जन्म होता है तो मां के गर्भाशय में जो संकुचन होते हैं जिसकी वजह से बच्चे का जन्म होता है, उस संकुचन को प्रेरित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। दूसरा जो है इसको बर्थ हार्मोन के साथ साथ इसको जो है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या दुग्ध निष्कासन का भी काम करता है, तो इसलिए इसको दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुग्ध निष्कासन या मिल्क के इंजेक्शन में सहायता करता है। स्तन ग्रंथियों से जो दुग्ध ग्रंथियां होती है उससे दुग्ध निकलने में सहायता करता है, इसलिए इसको दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, तो चलिए ये था पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में, जिसमें हमने दोनों भागों के बारे में पढ़ा, एक तो अग्रपीयूष ग्रंथि, दूसरा पश्चपीयूष ग्रंथि। अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन पढ़े, उसमें ग्रोथ हार्मोन थोड़ा डिटेल में पढ़ना था हमको, और उसी से संबंधित जो है वो विकार ज्यादा होते हैं तो उसके हमने अल्पस्रावन और अतिस्रावन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, और दूसरा जो हमने पढ़ा वो पश्चपीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा, जिसके दो हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है ना, ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन पश्चपीयूष ग्रंथि से निकलते जरूर हैं, लेकिन पश्चपीयूष ग्रंथि में बनते नहीं है, ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में। कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस में। जैसे कि आपने पढ़ा था ना, यहाँ पर ये जो हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है ना, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर ये इस तरीके से, यहाँ से ये ग्रंथि है, यहाँ से जो न्यूरॉन्स होते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पर, और इनकी जो एंडिंग अपन ने बनाई थी वो बल्ज बनाई थी, फूली हुई बनाई थी, इस फूली हुई एंडिंग को कहते हैं हेरिंग्स बॉडी। ये फूली हुई जो एंडिंग होती है, सिरे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हेरिंग्स बॉडी कहते हैं। तो होता क्या है, इसके हार्मोन बनते तो जो हार्मोन मतलब कौन से, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये जो एडीएच है और ऑक्सीटोसिन है ये बनते तो कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में, यहाँ पर साइटोन में, और साइटोन कहाँ पर है, न्यूरॉन का, हाइपोथैलेमस में। तो बनते कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में, लेकिन निकलते कहाँ से है, हेरिंग बॉडी से, और हेरिंग बॉडी कहाँ पर है, पश्चपीयूष ग्रंथि में, न्यूरो हाइपोफाइसिस में। तो निकलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से, इसलिए अपन इनको किनका हार्मोन मानते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस का।
हालांकि ये न्यूरो हाइपोफाइसिस में बने नहीं है, बने कहां पर है? हाइपोथैलेमस में। निकले कहां से हैं? तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से। बात समझ आई ना? तो कहने का मतलब यही है, क्योंकि जनरली अपन जब ग्रंथियों की बात करते हैं किसी भी ग्रंथि की, तो अपन जैसे जिसके हार्मोन बोलते हैं उसका मतलब वही होता है, अंडरस्टूड है कि वहीं बने होंगे, वहीं से निकल रहे होंगे। थायराइड के हार्मोन पढ़ेंगे तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है वहीं बने हैं, वहीं से निकल रहे हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन पढ़े, अंडरस्टूड है वहीं बने हैं, वहीं से निकल रहे हैं, तो उसमें अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां अलग से बोलना पड़ेगा, क्योंकि न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन निकले हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से, बने कहां पर थे? बने थे हाइपोथैलेमस में। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो यहां पर इस ग्रंथि में इतना ही, प्यूस ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, फिर आगे दूसरी ग्लैंड कंटिन्यू करेंगे अपन थायराइड ग्लैंड के बारे में।